नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय भाजपा के द्वारा पटियाला में किया गया शक्ति प्रदर्शन को लेकर है। जिस तरह से चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल जो है वो चुनाव मैदान में ताकत झोंक रहे हैं, तो ऐसे में भाजपा को एक बड़ी ताकत मिली। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब दौरे में पहुंचे और पटियाला में उन्होंने विशेष रैली की, चुनाव रैली की, जिसमें लाखों की गिनती में लोग वहां पर पहुंचे। लेकिन ऐसे में अपने भाषणों में नरेंद्र मोदी ने जहां पर इंडी गठबंधन पर सवाल उठाए, वहीं दूसरी तरफ लोगों से भी अपील की कि अपनी वोट का सही ढंग से इस्तेमाल करें, क्योंकि अपनी वोट उसको डालें जिसकी सरकार सत्ता में आ रही है। वो कहते हैं कि अपनी वोट ऐसे दल को ना डालें जो सत्ता में नहीं आएंगे, तो अपनी वोट जो है उसका सही इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ कांग्रेस को लेकर भी कई सवाल जो है वो मोदी जी ने उठाए। उसके साथ साथ विरोधियों को आड़े हाथ लेते हुए मोदी सरकार ने यह कह दिया कि जितनी डेवलपमेंट हुई है वो 10 साल के मोदी कार्यकाल में हुई है। तमाम तरह के मुद्दे हैं और तमाम तरह के मुद्दों के जवाब लेने के लिए आज हमने विशेष चर्चा रखी है। और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से रमनदीप चंदी जी हमारे साथ है, कांग्रेस से हमारे साथ में राजीव शर्मा जी हैं, और भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में गुरदीप सिंह गोसा जी हमारे साथ है। श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में सुखजिंदर सिंह कोनी जी हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत राजीव जी आपसे करूंगा, क्योंकि जिस तरह से अपने भाषणों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन पर सवाल उठाए, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं आड़े हाथ लेते हुए उस पर भी कई आरोप लगाए। ये कह दिया कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने देश को बांटने का काम किया, देश को तोड़ने का काम किया, और इस तरह से आज वो पार्टी जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनकर प्रचार कर रही है और मोदी सरकार के कार्यकाल को लेकर कहीं ना कहीं घबराई हुई है। इसी के चलते इंडिया गठबंधन के जो नेता है, तमाम नेता हैं, वो कहते हैं कि वो भ्रष्टाचारी हैं। इसी के चलते एक छतरी के नीचे हैं और आज जीत का दावा कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जहां तक देश को तोड़ने का सवाल है तो वो तो उसमें तो भाजपा माहिर है। आजादी की लड़ाई से लेके आज तक वो देश को डिवाइड करती रही है और विभाजनकारी जो उनकी जो नीतियां हैं। जब देश आजाद हुआ था तो करीब 600 रियासतें ऐसी थी जो भारत का हिस्सा नहीं थी, तो उनको एक एक करके भारत में मिलाया और भारत को एक अखंड भारत का निर्माण किया कांग्रेस पार्टी ने। अगर ये इतिहास को इनको नहीं मालूम, मोदी जी भी शायद भूल गए हैं, तो उनको इतिहास दोबारा पढ़ने की जरूरत है। जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, तो कौन सी पार्टी पे इल्जाम लग रहा है? जिस पार्टी ने आरटीआई जैसा एक्ट लाए कि जिससे सारी पारदर्शिता सरकारी कामों की, मंत्रियों की और जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी सामने आ जाती जनता के। कोई भी 10 रुपए की टिकट लगा के जो भी फाइल में जो नोटिंग है या जो भी फाइल में एलोकेशन है, बजट की है, या कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ, सारी बाहर आ जाती है। उस पार्टी पे भ्रष्टाचार का आरोप कौन लगा रहा है? उस पार्टी का नेता जो पीएम केयर फंड में प्रधानमंत्री का एम्बलम यूज करता है, प्रधानमंत्री का ऑफिशियल नाम यूज करता है और फिर कहता है कि मैं इसका ऑडिट नहीं कराऊंगा, इसमें जो पैसा आया है वो हमारा अपना है और जहां हमारी मर्जी होगी वहां खर्च करेंगे, लेकिन हम बताएंगे भी नहीं हमने कहाँ खर्च किया है। ये उस पार्टी का नेता बता रहा है कि जिसने नहीं, वो कहते हैं, ठीक है ठीक है, मैं आपको उनका बयान पूरा सुनवा देता हूं। वो कहते हैं कि सत्ता के लालच में कांग्रेस ने देश को बांटने का काम किया, हमारा करतारपुर साहिब हमसे छीन लिया गया। उसमें जब बांग्लादेश की लड़ाई हुई, उसमें 90,000 से ज्यादा सैनिक जो थे वो हमने बंदी हमारे पास थे। वो कहते हैं कि अगर मोदी वहां पे उस समय सत्ता में होते तो मैं ये शर्त रखता कि अगर आपने अपने कैदियों को वो छुड़वाना चाहते हैं, अपने सैनिकों को छुड़वाना चाहते हैं, तो हमारा करतारपुर साहिब हमें वापस दे। वो कहते हैं कि बांटने का काम जो है कांग्रेस ने किया। देखिए, देश में भड़काओ भड़का जितना मर्जी लो, कांग्रेस एक जिम्मेवार पार्टी है। वो मोदी जी की तरह बिहेव नहीं कर सकती। वो देश की जो है गरिमा को समझती है। तो उस वक्त के भाजपा नेता कहाँ सो रहे थे? उस वक्त के भाजपा नेता को सारों ने विश्वास में लिया था और विश्वास में लेके भाजपा, उस वक्त तो जनसंघ था, भाजपा नहीं थी। तो जनसंघ इनके मतलब यहाँ से निकले हैं, तो जनसंघ के नेता थे, जनसंघ के नेता को विश्वास में लिया था। वाजपेयी ने इंदिरा जी के बारे में तब क्या क्या शब्द इस्तेमाल किए थे, मुझे दोहराने की जरूरत है क्या? कितने कितने उन्होंने इंदिरा गांधी जी की तारीफ की थी। तो जब जब एक देश की एक सहमति बनी किसी बात पे और उस सहमति के चलते एक नीति बना ली गई, उसके बाद कोई एक नेता उठता है उसके 20 साल बाद 30 साल बाद, जिसको ना इतिहास का पता है ना समझ है, देश कैसे बना उसकी समझ नहीं है, वो तो अपनी जो इंस्पिरेशन है वो आरएसएस से लाता है, जो पाकिस्तान बनने में जिनकी जिम्मेवारी है।
तो वो क्या ठीक है, देश ठीक को है, बिल्कुल। समझेंगे? ठीक है, चलिए ठीक है, राजीव जी ठीक है। घोषा जी का रुख कर लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। घोषा जी क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि जिसको समझ नहीं है और आज कोई भी उठ के और साफ तौर पर उन्होंने नरेंद्र मोदी जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में कहा कि 20 साल के बाद ये जो है वो मुद्दा उठाया गया। वो कहते हैं कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वो किसी से छुपी नहीं है। 20 नहीं 50 साल बाद। करण जी, मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता जीव जी बोल रहे हैं कि इन्हें समझ नहीं है। बिल्कुल हमें समझ नहीं है, इसलिए समझ नहीं है इन्होंने जब देखा कि एक टर्बन वाला आदमी है उसके गले में टायर डाल दिए। बिल्कुल समझ नहीं है, इन्होंने देखा कि गुरु ग्रंथ साहिब है वहां पे बेदबी की गई दिल्ली में। 62 गुरुद्वारों के अंदर अटैक करवाया कांग्रेस ने। मैं पूछना चाहता हूं राजीव जी से कि सज्जन कुमार जिनको जेल हुई, सजा हुई, वो कौन थे? वो किसी पार्टी के साथ बिलोंग करते थे? किसको उन्होंने हुक्म दिए? टाइटलर कौन था? जब कुलदीप सिंह ने कमलनाथ बुलाया कौन है? आप बीच में मत बोलिए भाई साहब, आप शर्म कीजिए, बीच में मत बोलिए। सुनिए, मैं भी सीखूं। सुनिए पहले, सुनिए पहले सुनने की हिम्मत रखिए। राजीव जी मैं आपके पास आऊंगा, उनकी बात पूरी होने दीजिए। राजीव जी मैं आपके पास आऊंगा सर। घोषा जी अपनी बात पूरी कीजिए। 1947 के बंटवारे के अंदर 10 लाख पंजाबियों का कत्लेआम हुआ, उसका जिम्मेवार कौन है? कांग्रेस। 1966 में पंजाब के टुकड़े करवाए गए, उसका कौन जिम्मेवार है? कांग्रेस। पंजाब के पानियों को बांटा गया, दूसरी स्टेटों को दिया गया, उसका जिम्मेवार है कांग्रेस। कांग्रेस अब कल जब प्रधानमंत्री मोदी जी को जब सिख भाईचारा मिला, उन्होंने कहा कि जो आपने इंसाफ दिया, अभी इंसाफ और बाकी है। उन्होंने क्या बोला कि बिल्कुल वो फाइलें चल रही हैं, उस पे 186 केसों की जांच की टीम बनी हुई है, सब अंदर जाएंगे। तो इसमें बुरा क्या कहा? उन्होंने ये तो नहीं कहा कि कौन अंदर जाएगा, उन्होंने कहा जिसने जो जिम्मेवार है वो अंदर जाएंगे। आज कांग्रेस को मिर्ची क्यों लगी भाई? जाना तो अंदर शुक्रवार ने। क्यों मिर्ची लगी मैं बताऊंगा करण जी। मिर्ची इसलिए लगी क्योंकि सबको पता है कि किस प्रधानमंत्री के निर्देश से ये कत्लेआम हुआ। 62 गुरुद्वारों के अंदर कत्लेआम करवाया गया, हर दिल्ली के, बोकारो के और कई स्टेटों के अंदर कत्लेआम कांग्रेस ने करवाया गया। वो आज कभी देखो तो सही करण जी, किसी माँ के जो वहां पे विधवा हुई उनका जागो पता तो करो। मैं जाता हूँ भाई साहब, यहाँ पे सिख परिवार रहते हैं लुधियाना के अंदर, जब मैं जाता हूँ ना तो अंदर अपने आप को शर्म महसूस होती है कि हम उस देश के अंदर रहते हैं जहाँ पे कांग्रेस ने कत्लेआम करवाया। किस मुंह से ये वोट मांग रहे हैं जी? चलिए ठीक है, ठीक है, कई तरह के सवाल है। ठीक है सर, ठीक है घोषा जी, ठीक है, मैं वापस आपके पास आऊंगा। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में रमन चंदी जी हमारे साथ हैं, उनका रुख कर लेते हैं। चंदी जी क्या कहेंगे, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां पर इंडिया गठबंधन के जो लेकर कई तरह के बयान दिए, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को भी आड़े हाथ लिया। आम आदमी पार्टी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब में नशा बढ़ा, पंजाब में कर्ज बढ़ा, पंजाब में नशा रोकने में सरकार जो है राज्य सरकार फेल हुई, गैंगस्टर राज यहाँ पर चल रहा है। वो कहते हैं कि इनके मंत्री जो है वो जो है हनीमून पीरियड पे हैं, इनके मंत्री या फिर दिल्ली में अपने बड़े लीडरों को खुश करने में लगे हैं। पंजाब की जो अस्त व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं चिलमिला गई है। जी चंदी जी धन्यवाद जी। देखिए, जब से ये डिबेट 5 मिनट पहले 7 मिनट पहले से शुरू हुई है, मुझे लगता है कि बीजेपी ने 1947 से मुद्दे उठा लिए। वो उस समय कोई भी सरकमटेंसेस रहे हो, मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ, लेकिन मैं आज का देखता हूं कि आज हमारी सरकारों ने हमारे देशवासियों के लिए एज ए गवर्नेंस के तौर पर क्या कुछ डिलीवर किया है। मुद्दा इस बात का है, लड़ाई इस बात की है, वोट इस बात से लोगों ने डालनी है, ना कि वोट 1947 को सोचकर लोगों ने वोट डालनी है। लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है, नफरत का बीज बीजा जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2, इंडिया गठबंधन पर देखिए, आज इसलिए मुझे बात करनी पड़ रही है कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा केंद्र में है। अगर आज पंजाब में माननीय प्रधानमंत्री जी आकर एक करप्शन का मुद्दा 2014 से बीजेपी ने बड़े जोर शोर से उठाया, मैं सिर्फ 2 मुद्दों की बात करूंगा, क्या बीजेपी प्रवक्ता बताएंगे कि बोफोर्स का मुद्दा
बीजेपी ने बड़े जोर शोर से उस समय उठाया था। उनके दोषी कहां हैं? क्या कार्रवाई बीजेपी ने की? नंबर 1। नंबर 2, काला धन। आपका बाबा रामदेव कहां है, जिसको आपने चाबी देकर पूरे देश में छोड़ा और जिसने ये एक नैरेटिव सेट किया, वो काला धन कहां है? जो दोषी कहां है काले धन वाले? आज बीजेपी को क्या हो गया? क्या वो देशवासी 10 साल से नहीं सोच रहे हैं कि बीजेपी इस देश में क्या कर रही है? नंबर 3, आज हमारे देश में जो डेवलपमेंट हो रही है, देखिए ये केंद्र की रिपोर्ट है, 72% हमारे देश की डेवलपमेंट आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पैसों से हो रही है। ये हमारे देशवासियों को ध्यान में रखना चाहिए। जो लोग बोलते हैं कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, 3री अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, क्योंकि मुद्दा देश की सबसे बड़ी चुनाव का मुद्दा है, लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव का मुद्दा है। वो लोकसभा मेंबर चुना जाता है जिसको अपने राज्य के हकों की समझ हो। सर लास्ट है सर, एक लास्ट है, लास्ट जसवीर जी, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आज के मुद्दों की बात होनी चाहिए। जो हमने 5 साल पहले बात की, इन्होंने नशे की, पंजाब में नशे की जड़, आज बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, कभी ये अकाली दल में होते थे। आज बीजेपी, अगर अकाली दल, बीजेपी ने 25 साल यहाँ पे राज किया, आज वो अकेले इलेक्शन लड़ने लगी है, क्या वो इस मुद्दे से बाहर चली जाएगी? अडवाणी जी की किताब, अडवाणी जी की किताब में अडवाणी जी ने माना कि उस समय 84 की जो ये बात कर रहे हैं, उन्होंने माना कि हमने भी उस समय के प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी जी को बोला था, क्या कुछ कहा था। उतने ही दोषी ये भी है जो आज ये एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं। चलिए ठीक है सर, ठीक है, मैं आप वापस आपके पास आऊंगा। हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता सुखजिंदर सिंह कोनी जी हमारे साथ है। कोनी जी क्या कहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुंचे, फतेह रैली उनके द्वारा की गई, आगाज किया गया, और ये कहा जा रहा है कि इससे सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बल मिलेगा, मजबूती मिलेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जैसे यहाँ पर आके पहली रैली को संबोधित किया, उसी के दौरान कई तरह के ऐसे मुद्दे जो कि बहुत लंबे समय से चल रहे थे, लेकिन उस पर कोई बात नहीं होती थी। लेकिन ऐसे में प्रधानमंत्री ने ये भी बताया, क्योंकि ये आप जितने विरोधी दल थे वो 10 साल के कार्यकाल का हिसाब मांग रहे थे, तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के समय हुए कामों को भी गिनाया कि हमने 10 सालों में क्या किया, उसी के आधार पर वो वोट मांग रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? धन्यवाद जसवीर जी, बाकी जितने भी पैनलिस्ट है सभी को नमस्कार। ऐसा है कि जो भी किसी भी पार्टी का जो मुख्य लीडर होता है, जब वो आता है, वो अपने पक्ष की बातें जो वो किया है वो तो बताएगा। असल में मोदी सरकार आने में 2 चीजों का बहुत बड़ा हाथ है। एक कांग्रेस का कुशासन, और दूसरा कह सकते हैं कि मोदी की खुद की मेहनत भी होगी, बीजेपी की भी ज्यादा बड़ा का हाथ था जो उसमें कांग्रेस का कुशासन। राजीव जी ठीक है, उनके बुलारे हैं, ये भी बात बेशक अपने पार्टी की करेंगे, लेकिन वो बातें भी ठीक है, वो सभी कुछ हुआ है, 84 भी हुआ है, इमरजेंसी भी लगी है, कांग्रेस ने बहुत बड़े बड़े पाप भी किए हैं, जिससे लोगों को जब कोई मिला सामने कोई मौका मिला, कोई लीडर दिखा, तो उन्होंने उनको चुना। ये बट बात ये भी है कि मुझे तो ये लगता था कि बीजेपी से सबक लेकर के कांग्रेस ने जो जो बड़ी बड़ी गलतियां की, बेशक वो 84 की बात हो, बेशक दिल्ली दंगों की हो, वो जो जो बड़ी गलतियां की, उससे वैसे मुद्दों से बच के चलना चाहिए बीजेपी को, क्योंकि ये सरहदी सूबा हमारा, यहाँ बहुत हर बात बड़ी नाजुकता के साथ लेनी पड़ती है, कोई छोटी सी बात ही बहुत बड़ी बन जाती है। तो बीजेपी को भी इस बात से बचना चाहिए, क्योंकि ये ना बात जब चलती है फिर हाथ में रहती नहीं है। फिर पहला कांग्रेस के साथ भी हुआ ऐसे, तो वो तो करेंगे मोदी बात, क्योंकि वो क्या वो तो कुदरती है कि मुख्य पार्टी जो उनके विरुद्ध है, तो उनके समय में जो जो उन्होंने
किया है वो उनकी बात तो करेंगी, बट मैं ये ठीक है, कहता हूँ ठीक कि है, ठीक अपने है, कामों ठीक है। के साथ चलिए, पंजाब ठीक के है बारे घोषा में जी, जब कोई ठीक बात है, करे, कोई भी ठीक है लीडर, सर, ठीक है। तो मुझे संयम से करनी चाहिए, क्योंकि पंजाब का चलिए पंजाब ठीक है, ठीक बाकी है कोनी सारे साहब, देश ठीक है से आपकी बात आ गई, ठीक है कोनी साहब आपकी बात आ गई, ठीक है, ठीक है, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है सर आपकी बात आ गई। अलग राजीव जी का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ है राजीव जी। यहाँ पर प्रधानमंत्री के भाषणों में विरोधियों को आड़े हाथ लिया, वही दूसरी तरफ अपने कामों को भी गिनाया। वो कहते कि हमने लंगर से जीएसटी हटाई, वो कहते कि हमने बाल दिवस जो है उसको मनाया, सिखों के साथ पुराना रिश्ता है प्रधानमंत्री का। वो कहते मेरा खून का रिश्ता है, क्योंकि जिस तरह से सिखों ने देश के लिए बलिदानियां दी हैं वो किसी से छुपी नहीं है। वो कहते कि मेरा एक अंदरूनी एक जो सबसे ज्यादा प्यार है वो सिख कम्युनिटी के साथ है। तो ऐसे में सिख धर्म के लिए मेरी एक आस्था है और पंजाब को रंगला पंजाब बनाने में मैं आगे बढ़कर काम करना चाहता हूं। वो कहते हैं कि पंजाब के लोग इस बार मोदी सरकार का साथ दे। वो कहते हैं कि जो हमने काम किए हैं वो काम किसी से छुपे नहीं है और उन कामों के आधार पर हम वोट मांग रहे हैं। अगर पंजाब के लोग इन कामों को नजरअंदाज करते हैं तो वो कहते हैं कि इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं होगा। क्या कहेंगे? क्या किया? बाल दिवस मनाया, ये काम किया। वैलेंटाइन डे जो मनाते हैं उसकी पिटाई करी, ये काम किया। और जो काम है वो तो नजर आ रहे हैं। पंजाब के किसान लंगर पे सर मैं बता दूं, मैं बता देता हूं सर। लंगर से जीएसटी हटाई, वो कहते किसानों की हम आमदन डबल की, एमएसपी हमने उनको दी टाइम पे, उसके साथ में आयुष्मान भारत कई कई ऐसी योजनाएं जो है वो तैयार की जिससे आम लोगों को फायदा मिला। दुनिया में किसी देश में लंगर पे कोई टैक्स नहीं था, पहले भी नहीं था। मोदी सरकार ने लगाया, उस जो है उनको बहुत एजिटेशन हुआ, विरोध हुआ, तो उनको वापस लेना पड़ा। ये तो राजनीतिक उनका निर्णय हुआ ना, अदरवाइज उन्होंने जीएसटी लगा दिया था। जीएसटी उन्होंने दूध पे भी लगा दिया है, मक्खन पे भी लगा दिया है, जो बच्चे पीते हैं खाते हैं, तो उन्होंने छोड़ा ही नहीं कुछ। जीएसटी ने देश की अर्थव्यवस्था को खराब कर दिया है। और जहां तक वो कहते हैं कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं, तीसरी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, इससे ज्यादा मूर्ख देश की जनता को वो नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था का ये जो साइज जो बढ़ रहा है ना, कि हमारी आबादी के कारण बढ़ रहा है। हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो आज भी 120-25 के आसपास है दुनिया में। पर कैपिटा एक परिवार की जो आमदन है वो भी काफी डाउन है, और ज्यादा नीचे डाउन जा रही है। ठीक है राजीव जी एक बात मैं आपसे समझना चाहूंगा। आप विरोधी दल में हैं, ठीक है, आप विरोध करेंगे, लेकिन यहाँ पे सवाल ये था कि जब ये रैली का आयोजन किया गया उससे पहले कई तरह के सवाल थे कि कौन लोग जाएंगे, किसान विरोध करेंगे, और यहाँ पे जो है वो भीड़ जुटाने के लिए हरियाणा से लोग बुलाए गए हैं, कई तरह की ऐसी बातें सामने आई। लेकिन ऐसे में जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पटियाला में पहुंचे तो उस समय वहां पे भीड़ जो थी वो देखने लायक थी। लेकिन ऐसे में प्रधानमंत्री के जब भाषण शुरू हुआ तो उसके दौरान मोदी मोदी के नारे लगने शुरू हो गए। तो एक तरफ तो जो पहले विरोधी ये कहते थे कि भाई वहां पे भीड़ नहीं आएगी, वहां पे किसान जो है वो प्रदर्शन करने के लिए जाएंगे, और पिछली बार जब ऐसा हुआ था तो कई तरह की जो है वो बातें सामने आई थी। तो लेकिन आज जब प्रधानमंत्री वहां पे भाषण दे रहे थे तो आपको नहीं लगता कि जो बीजेपी है उसको इससे फायदा मिलेगा, और सीधे तौर पर कहें तो पंजाब में उनकी जमीन जो है और मजबूत होगी? देखिए, मैंने जब प्रधानमंत्री आने की बात हो रही थी तो मैंने कहा था कि पंजाब से उनको भीड़ नहीं मिलेगी। वो हमेशा हरियाणा के किसी साथ लगते इलाके में रैली करेंगे और हरियाणा से ट्रेनों में, ट्रकों में, बसों में लोग आएंगे। तो ये ऐसा 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 ही हुआ है वहां आज। पंजाब से उनको कैसे मिलेगी? पंजाब के साथ उन्होंने क्या किया है? जैसे बार बार बात हो गई है काले कल जलंधर में है, पर कल जलंधर गुरदासपुर में भी है। जहां तक गुरदासपुर में देखिए कंपैरेटिवली कम होगा, लेकिन फिर भी इनके पास पैसा की तो कमी नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड से इनके पास हजारों करोड़ इकट्ठे हो चुके हैं, तो वहां से भी इंतजाम इनका ट्रांसपोर्टेशन का हो जाएगा। ठीक है, तो वहां से चले जाएंगे। लेकिन पंजाब से आप कैसे सोच सकते हो कि पंजाब से इनको सपोर्ट मिलेगी? दो पार्टी, बीजेपी की जो पार्टी है ये आरएसएस से अपनी इंस्पिरेशन लेती है, और आरएसएस कहती है हिंदुस्तान में ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है, सभी हिंदू हैं। वो एक मोनोलिथिक कल्चर के बारे में बात करती है, जो कि कांग्रेस के कल्चर से कि ये अलग अलग फूलों का गुलदस्ता है जो इकट्ठा रहेगा, उसके बिल्कुल विपरीत है उनकी जो देश के बारे में सोच है। तो मोदी जी तो उन्हीं पार्टी के हैं। बातें जो मर्जी करवा लो, बातें करने से क्या होता है? ठीक है चलिए ठीक है घोषा जी इसका जवाब दीजिए। घोषा जी ठीक है, राजीव जी ठीक है, क्योंकि समय की मेरे पास कमी है, सबको मुझे एक साथ जो है वो समा देना है। घोषा जी। जजबीर जी ये बोल रहे हैं प्रवक्ता मेरे कि पंजाब पे बात करो। पंजाब की मैं बार बार कहता हूँ, ये संताली की बात करते भाई साहब। संताली में एक पीढ़ी चलेगी,
66 में दूसरी चलेगी, 84 में तीसरी चलेगी और चौथी पीढ़ी नशे में अब जा रही है। तो क्यों ना बात करें भाई, पंजाब के अंदर जो पंजाब एक नंबर का सूबा था, वो लास्ट स्टेज पे चला गया। वो किसके कारणों से चला गया भाई साहब? बदलाव। अब मैं अभी आम आदमी पार्टी पे आऊंगा। ये आम आदमी पार्टी वाले बोल रहे हैं कि पंजाब में हमने काम बहुत किया। बताइए भाई साहब, नशे में 4 गुना बढ़ती क्यों हो गई? जो करप्शन आप कहते थे कि रेता माफिया है, बजरी माफिया है, वो 4 गुना रेट क्यों बढ़ गया भाई साहब? 45,000 में टेपर मिल रहा है। और करप्शन की भाई साहब जजबीर जी, यहाँ पे 10 गुना ज्यादा रिश्वत बढ़ गया। रिश्वत पहले भी थी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि पहले नहीं थी, पहले भी थी, पर 10 गुना ज्यादा बढ़ गई। और दूसरी नई बात, स्टैंप ड्यूटी 21 जगह पे इन्होंने नई स्टैंप ड्यूटी लगा दी भाई साहब। किसी गरीब ने एक स्कूटर का लोन भी लेना है, उस पे 0.43% स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी। कमर्शियल बिजली महंगी कर दी है, 10-10 बार कट लग रहे हैं दिन के अंदर। तो आप क्या बात कर रहे हो? आज देश की अर्थव्यवस्था ऐसे थोड़ा बढ़ गई? आप कह रहे हो बढ़ गई। ये तत्व हिंदुस्तान के तत्व थोड़ा है भाई साहब, ये तत्व वर्ल्ड के तत्व है। 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था। आप देखो तो सही, आप आंखों बंद करके देख रहे हैं। देश आज तरक्की कर, आज से आप पीछे चले जाओ 2013 के, वहां तब की अर्थव्यवस्था, और इससे आगे भी चले जाता हूँ भाई साहब। केवल अर्थव्यवस्था, वीर बाल दिवस कह रहे थे कि ये ऐसे ही है। 144 देशों के अंदर बोले सोने वाले के जकारे लगे हैं, और बच्चे आज सारे देश के बच्चे पढ़ रहे हैं छोटे साहबजादों की शहादत को, बारे जिन्होंने शहादत दी है छोटी उम्र। दूसरी बात, आज सड़कें जो दुनिया में फास्ट बनने की ग्रोथ 1 नंबर पे, दूसरे नंबर पे अमेरिका के बाद सड़कें यहाँ का जाल बिछ चुका है। जो 387 मेडिकल कॉलेज थे, आज 687 हो चुके हैं। एयरपोर्ट डबल हो चुके हैं। आप देखो तो सही देश के अंदर क्या बढ़ रहा है। पहले तो एक परिवार सिर्फ अपनी कुर्सी की खातिर काम कर रहा था, आज देश के प्रधानमंत्री सभी देशवासियों का परिवार मानते हैं। जो स्कीमें किसानों को दी है, वही स्कीमें यूथ को भी दी है, वही स्कीमें हमारी बहनों को भी दी है। हम तो सभी वर्गों पे काम कर रहे हैं, और मैं ये कह रहा है कि देश को बांट रहे हैं। भाई साहब, जब सिलेंडर की स्कीम दी तो क्या उसमें बांटा गया किसको देनी थी? जब किसानों को 6,000 दिया, क्या बांटा गया किस धर्म के किसानों को देनी थी? आयुष्मान भारत जब दी गई, क्या बांटा गया था? ये बांटने वाले लोग सिर्फ एक कास्टिज्म पे बात करते थे। हम तो सबको दे रहे हैं भाई, हम तो किसी को नहीं। हम तो कहते हैं कि लास्ट कतार वाला आदमी भी उसको फायदा मिले सरकार का, तो वो मिल रहा है, वो दिख रहा है। आज मोदी जी के नारे क्यों लग रहे हैं? इसलिए नारे लग रहे हैं कि उन्होंने देश के लिए काम किया है भाई साहब। ठीक है गोसा जी, ठीक है, आपकी बात आ गई। रमन चंदी जी का रुख कर लेते हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। चंदी जी क्या कहेंगे? आपने पूछा कि मोदी ने अपने कार्यकाल में क्या किया। मैं उनका एक मेरे पास प्रेस नोट्स आया हुआ जिसमें उन्होंने लिखा है कि 25 करोड़ से ज्यादा गरीबी रेखा से लोगों को हमने बाहर निकाला। हमने मेडिकल के क्षेत्र में काम किया, हमने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, हमने ऐसी योजना लाई जिससे आम वर्ग को फायदा मिला। वो कहते हैं कि किसानों को भी हमने, जैसे अभी घोषा जी ने बताया कि किसानों को एमएसपी दी और उसके साथ साथ उनको मुआवजा भी दिया गया कई तरह का। लेकिन ऐसे में सवाल यहाँ पे ये है कि जब आज प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं तो उस दरमियान ये भी बात जोरों शोरों पे थी कि भाई अगर ये आएंगे तो उस वहां पे रैली में लोग नहीं आएंगे। आज जब लोग आए तब भी सवाल है। जसवीर जी, लोगों के बारे में, इकट्ठ के बारे में मेरे ख्याल से कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया है। ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, मैं इस पे बात नहीं करना चाहता हूँ। पंजाब लेवल की है, सभी जगह जब 20,000 लोग इकट्ठा होते हैं तो मीडिया के थ्रू उसको लाखों गिनाया जाता है। रैलियों में मुझे 25 साल हो गए जाते हुए, इस पर बात करनी भी नहीं चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ठीक है, इन्होंने बात की प्राप्ति की। पहले तो मेरे 2 क्वेश्चन है कि 2016 के बजट में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश में टॉप की 10 यूनिवर्सिटी वर्ल्ड लेवल की बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड रखा। आप एक भी यूनिवर्सिटी आज गिना के जाना, एक यूनिवर्सिटी वर्ल्ड लेवल की के वो बीजेपी ने बनाई है। 10 सालों से 100 स्मार्ट सिटी बनाने का ढिंढोरा पीट रही है बीजेपी। आज आप एक स्मार्ट सिटी बताकर जाना कि ये बीजेपी के द्वारा 10 सालों में बनाई हुई एक स्मार्ट सिटी है। और बीजेपी की अचीवमेंट्स मैं बताता हूं आपको। 13,000 नहीं, शायद मुझे 13 करोड़ लोगों को कहते हैं कि हमने गरीबी से उबार दिया, जबकि केंद्र की रिपोर्ट है कि 20 करोड़ लोग जो मिडिल क्लास के थे वो लोअर मिडिल क्लास में आ गए हैं, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने एमएसएमई को उभारने के लिए
3.5 लाख करोड़ का बजट रखा और कोरोना काल में दिया, लेकिन उसके बावजूद भी 13,000 MSME बंद हो चुकी है। ये केंद्र की रिपोर्ट है। अब बात रही है कि 2014 में बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया गया, 1875 करोड़ रुपए का देश पर कर्ज चढ़ा, कहां बुलेट ट्रेन है, दिख नहीं रही है। सिलेंडर महंगा, सब्सिडी खत्म। कल इनके प्रवक्ता लाइव डिबेट पर, बीजेपी के प्रवक्ता कहते कि 2013 में 1100 का सिलेंडर होता था, ये बोल रहे हैं। इससे इनसे बहस कौन करेगा। नंबर 3, नोटबंदी की गई। नोटबंदी की तो उनसे छोटा दुकानदार प्रभावित हुआ, गरीब प्रभावित हुआ। नंबर 4, गलत ढंग से GST लगाया, छोटा उद्योग और दुकानदार, उनका जो काम धंधा था वो बंद हो चुका था। पुलवामा में 40 जवान शहीद, 350 kg RDS पकड़ा, ना जांच ना सजा। और नंबर 700 किसानों की शहादत का जिम्मेदार कौन। 40 सालों में बेरोजगारी सबसे उछले स्तर पर। सर लास्ट 2 रह गया, मैं बीच में अग्निवीर दी इन्होंने। ये कहते हैं हम पांचवी अर्थव्यवस्था है, मैं बाकी छोड़ देता हूं। अगर हमारा देश भारत फाइनेंशियली तौर पर मजबूत हो रहा है, अगर पॉलिसी बनाई जानी थी, जिसको बोलते हैं कि हमारी सेना ने हमारे देश की रक्षा करनी है, अगर फाइनेंशियली तौर पर हमारे पास फंड्स नहीं है, तभी ऐसी वीक पॉलिसी सरकार लाती है जिनको 4 साल में ही बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारे वजह 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने का मतलब देशवासी समझते हैं। ठीक है सर, ठीक है, चलिए ठीक है। कोनी जी का रुख कर लेते हैं, श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ है। कोनी जी कैसे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही कि अगर पंजाब का या देश का भला कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी है, उसकी मिसाल है। और पंजाब को लेकर उन्होंने बोला कि आज पंजाब को जरूरत है विकसित पंजाब बनने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी केवल पार्टी ऐसी है जो रंगला पंजाब और विकसित पंजाब बना सकती है। वो कहते हैं कि ठीक है, परिवारवाद से आज बाहर निकलने का समय है, और कई तरह के सवाल उठाए, क्योंकि जब परिवारवाद की बात आती है तो कई तरह के सवाल भी उठते हैं। क्या कहेंगे इस पर? जसवीर जी, ऐसा है कि परिवारवाद ये ठीक है कि कांग्रेस पे से ये बात दोष है, जड़ा मेन नेशनल पार्टी तो कांग्रेस पे लगता है, स्टेट की पार्टियों में भी लगते हैं, बट ये तो बीजेपी में भी है। अगर धूमल साहब थे तो उनके बाद राज ठाकरे आगे, वो परिवार नहीं है। ये है सभी पार्टियों में है। ऐसा है कि होता भी है कि जैसे आप जो काम करते हो, आपका बेटा भी 90% वो करेगा, ये होता है। ये तो कहने की है दोषदगाश है, वैसे इस बात में कुछ है नहीं। दूसरी बात, कुछ काम अकाली दल जब साथ था तब के हुए, जैसे फास्ट कोर्ट बनानी दिल्ली दंगों के दोषियों के लिए, और जैसे जो कांग्रेस ने बचाई उस टाइम उनको। दूसरी चीज जो बेशक कर लो करतारपुर साहब के लंघे की बात, बेशक तीसरी बात करो काली सूची बंद करने, बेशक आज ये बात बीजेपी नहीं करती कि जी वो अकाली दल का उसमें था हमारे साथ। ठीक है, लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो ये दावा करती है कि ऐसी काली सूची जिसकी आप बात करते हैं, ऐसे कई नामों को सूची से बाहर निकाला है। अफगानिस्तान में जो सिख परिवार थे जिनको यहाँ पर सुरक्षित लाया गया, उनको यहाँ की नागरिकता दी गई। तो ये बात कैसे आप कह सकते हैं सर? वही कह रहा हूँ सर, समझो कि वो क्रेडिट खुद रह रहे हैं अकेले, ये नहीं किसी को कह रहे कि अकाली दल का था हमारे, ये उनकी मांग थी या उनका दबाव था। बेशक, पर मैं वो बात कर रहा हूँ कि जब जो कांग्रेस ने गलतियां की और इन्होंने उस पे जो काम किया है उसमें हमारा था कंट्रीब्यूशन, बट अलग होने की वजह से हमें तो उसका कोई नाम नहीं लेता। जो बीजेपी पीछे हटी, कुछ बातों से पीछे भी हटी, जैसे खुद। चलिए आज इस चर्चा में एक बात क्लियर कर दीजिए सर, कोनी जी, आज एक चीज क्लियर कर दीजिए। अगर मैं ये मान लेता हूं, ठीक है 13 की 13 सीटें आप जीत रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर जब बात करूंगा कि कितनी सीटों पे जीते वो एक अलग विवाद बन जाएगा। अगर आपके पास जितनी भी सीटें आती हैं, क्या वो इंडिया गठबंधन के हिस्से में जाएंगी या आप सीधा भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में जा सकते हैं? क्योंकि सरकार तो दोनों में से एक की बनेगी ना सर, तो किसी के पक्ष में तो जाएंगे आप। मेरी बात मुझे
तो इसमें 1 मिनट लगेगा बताने को कि ये पंजाब में पहले भी होया 89 में कि अगर हम पंजाब के मुद्दों को लेकर खड़े हैं, लोगों को हमारी बात अच्छी लगी, हमें नुमाइंदगी दी, तो जो भी सरकार बने उसको उसी आदमी उसी पार्टी के साथ उन्हीं जिनको नुमाइंदगी मिलेगी उसके साथ बात करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। 89 में सिमरजीत मान की पार्टी जीती तो चंद्रशेखर ने वहां बुलाकर पंजाब के मसलों के लिए बात की। वो अपने आप हो जाता है। लोगों का यह है कि लोग हमें समर्थन देते हैं या नहीं, वो बात लोगों के, वो पार्टियों को झुकने झुकाने वाली वो तो हो जाएगा, वो हम नहीं रहेंगे किसी के पास। अगर हमारी झोली में दाने हो गए तो वो आएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, आपने चैलेंज कर दिया। ठीक है, संकेत तो कहीं ना कहीं दे दिए ना सर आपने। ठीक है, अभी संभावना तो है कि कभी भी गठबंधन में आप जा सकते हैं। गोसा जी क्या कहेंगे? मैं तो ये कह रहा कि जो भी बनेगी उसको उनके साथ ही बात करनी पड़ेगी जिनके पास नुमाइंदगी होगी। चलिए ठीक है, गोसा जी क्या कहेंगे इस पर? जजवीर जी, पहले मैं रमन चांदी जी का जवाब दूंगा। आम आदमी पार्टी जो झूठ की PhD करके बैठी है, इनको मैं तथ्य दुरुस्त कर दूं। कहते हैं यूनिवर्सिटी कौन सी बनी बताएं। सब 2014 में 723 यूनिवर्सिटी थी, अब 1113 है भाई साहब। 390 यूनिवर्सिटी नहीं बन गई है। एम्स पहले 5 थे, आज 25 एम्स बन चुके हैं भाई साहब। बीच में टोकूंगा, मैंने आपको क्वेश्चन कुछ और किया था, जवाब उसका नहीं भाई साहब, बीच में मत टोकिए। मैंने आपके बारे में एक बार भी बोला। आपके रमन चांदी जी, झूठ की PhD मत कीजिए। केजरीवाल सबसे झूठा पता क्या है जजवीर जी? सबसे झूठ क्या है मैं बता रहा हूँ। सुनो रमन जी, चांदी जी गरम मत होइए, सोना मत बन जाएंगे, चांदी चांदी रहेगी। सुने, सबसे झूठ पता क्या है देश के अंदर? देश के अंदर सबसे बड़ा झूठ पता क्या है? सबसे बड़ा झूठ पता क्या है? सुन लीजिए, सबसे बड़ा देश में झूठ है जो खांसी करते थे केजरीवाल साहब। सबसे बड़ा झूठ यही है। मैं तो बार बार कहता हूं कि 6 बार माफी मांग चुके झूठ बोलने पे। मैं तो कहता हूं भाई साहब, मजीठिया साहब से माफी मांगी है, कपिल सिब्बल जी से माफी मांगी है, गडकरी साहब से माफी मांगी है, किस किससे से नहीं मांगी भाई साहब? आपने तो जेटली साहब से माफी मांगी है। सुनो ना, अब माथा रखो भाई साहब, थोड़ा हौसला रखिए भाई साहब। सुन लीजिए भाई साहब, 1 मिनट लेना है, मैंने ज्यादा नहीं लेना है। मैं पूछना चाहता हूं, जो बड़ के बोल रहे हैं, जहां पे केजरीवाल साहब की कोठी है, जहां पे CM साहब का आवास है, वहां पे तो कांग्रेस लड़ रही है। जब केजरीवाल जी वोट डालने जाएंगे तो किसको डालेंगे? और दूसरी तरफ जहां पे सोनिया जी का घर है जनपद में, वहां पे आम आदमी पार्टी लड़ रही है, वो किसको वोट डालेंगे? जब पंजाब के अंदर आएंगे तो सोनिया जी के खिलाफ बोलेंगे केजरीवाल साहब, तो ये बोलेंगे केजरीवाल साहब के खिलाफ। मतलब ये दो लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते, बनेंगे नहीं। ये बात याद रखना। पंजाब की मैं बात करूं, 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे ले लिया है। ये बात कांग्रेस वाले भी बोलते हैं, बाजवा साहब भी बोलते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? और खुद कांग्रेस वाले बाजवा साहब कहते थे कि यहाँ पे गवर्नर रूल लगा दीजिए, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है। सिद्धू मूसे वाले का कत्ल, अंबिया का कत्ल, कबड्डी खिलाड़ी का, संत का कत्ल, और कितने लोगों को कत्ल करवाएंगे रोज। तो कभी व्यापारियों को कत्ल, और ये कांग्रेस भी बोलती है, मैं नहीं बोलूंगा, केवल ये मैं नहीं बोलता हूं, इसके बारे में बता दिया। दूसरा सवाल, 23 फसलों पे MSP बोला था इन्होंने, तो ये कांग्रेस वाले भी बोलते कि दें। अब क्यों नहीं बोल रहे इस इलेक्शन में? क्योंकि इनका गठबंधन हुआ है भाई साहब, इंडी अलायंस। वो इसलिए हुआ कि अब इनको झूठ नहीं लगेगा। जो खुद बोलने वाले 70 किलोमीटर दूर जाके आप देखोगे कि चंडीगढ़ के अंदर सुन लीजिए भाई, मनीष तिवारी जी कैंडिडेट है, उनके जो यहाँ पे जो सरोपा डाला, वो एक पे कांग्रेस का पंजा लगाया, दूसरे पे झाड़ू लगाया। यहाँ पे उल्टा है, वहां पे अब बता दीजिए कौन किसके लिए काम कर रहा है। इसका भी जवाब सीटों पे खालिदा लड़ रहा है, 19 सीटों पे आम आदमी पार्टी लड़ रही है, और कांग्रेस बता दीजिए 200 कितनी सीटों पर लड़ रही है। ये प्रधानमंत्री का सपना मत लीजिए, क्योंकि आप लोगों ने इतने प्रधानमंत्री देके देश का बेड़ा गर्क किया है जी। चलिए ठीक है, राजीव जी वो कहते हैं कि ना तो आपके पास नेता है ना नीति है, तो ऐसे में जीत कैसे होगी? कांग्रेस ने देश का संविधान बनाया है, कांग्रेस की आत्मा और देश की आत्मा एक ही है। तो अगर इसके अलावा अम्बेडकर साहब ने बनाया, आपने नहीं बनाया भाई साहब, आपने नहीं बनाया, कमेटी थी। अब झूठ मत बोलिए, अब मैं काटता हूँ आपको। कांग्रेस ने बनाया, कांग्रेस ने सिर्फ कत्लेआम करवाया। मैं शब्द बदल लेता हूँ। जो 389 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उनमें कम से कम 370 लोग, 360 लोग कांग्रेस के थे।
ठीक है, जिन्होंने देश की आजादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, वही संविधान सभा के मेंबर थे। तो अच्छा, दूसरी बात, तो कांग्रेस की जो नीतियां हैं, कांग्रेस की नीतियों में ये देश की नीतियां बनी है सारी। तो ये कहना, भाजपा से बहस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो झूठ बहुत बोलते हैं। अभी कह रहे कांग्रेस 200 सीटों से अब लड़ तो रही है। आप मान गए ना भी, आप झूठ, आप सच बोल ही नहीं सकते, आप झूठ ही बोलोगे। कांग्रेस 328 सीटों पे लड़ रही है, कांग्रेस 328 सीटों पे लड़ रही है। और कांग्रेस ने ये कम सीटें लड़ने की कुर्बानी क्यों दी है, क्यों ये गठबंधन किया है? क्योंकि उसको ये पता है कि भाजपा जो है वो संविधान पे, संवैधानिक संस्थाओं पे, देश की हर उस चीज पे जो देश को जोड़े रखती है, उस पर हमले कर रही है, अटैक कर रही है। जैसे कि प्रधानमंत्री ने आज कहा कि पंजाबियों, क्योंकि दिल्ली में भाजपा की सरकार आई, वैसे भाजपा की सरकार दिल्ली में नहीं आ रही है, ये प्रधानमंत्री को भी पता है, लेकिन उन्होंने ये डराया कि वहां पे आएगी, इसलिए आप भी वोट डालो, नहीं तो आपका हशर खराब होगा। इंडायरेक्टली धमकी थी। तो प्रधानमंत्री बातों बातों में देश के फेडरल स्ट्रक्चर पे भी कोट कर रहे हैं, जो कि देश के लिए, देश के इकट्ठा रखने के लिए बहुत घातक होगा। जैसे जैसे आम आदमी पार्टी के रिंकू जी गए भाजपा में, क्या कहा उन्होंने कि मैं जब तक आम आदमी में पार्टी में था, तो जो भाजपा, राजीव जी, सज्जन कुमार कौन थे आज तो बता दो। काम ही नहीं करते। सज्जन कुमार कौन थे आपकी पार्टी में, क्या होता था उनका, ये तो बता दीजिए। हाँ, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। मैं देखिए, अगर एक सज्जन कुमार कौन थे ये बता दीजिए सिर्फ, सुन तो लो, मैं ज्यादा नहीं कुछ बोलूंगा। सुन तो लो, अभी आपको जवाब मिल जाएगा। अगर एक अपराधी किसी पार्टी में है, तो सारी पार्टी पे दोष नहीं दिया जा सकता। नंबर 1, इसका उदाहरण सज्जन कुमार, नहीं, सज्जन कुमार दोषी है कि नहीं? सज्जन कुमार बिल्कुल दोषी है। अगर कोर्ट दोषी है तो फिर आपने जब वो उनको दोषी साबित हुआ, वो ओहदे पे थे, जो 30 साल ओहदे पे रखा, फिर क्यों रखा? आपको तो पता था वो 30 साल ओहदे पे रखा उनको निकाला भी नहीं, आज तक भी नहीं बोला आपने, एक शब्द भी नहीं बोला उस पर। 30 साल ओहदे पे रखा, कमलनाथ को सीएम बनाया। चलिए गोसा जी, आपके सवाल का जवाब उन्होंने दे दिया, अब उनकी बात पूरी होने दीजिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भाई साहब, जसबीर जी जब ये बोलते हैं तो इनको भी नहीं बोलना चाहिए ना बीच में। मैं तो बोलता ही नहीं हूँ किसी की डिबेट में। ठीक है, कहाँ दोगे, आपके पास जवाब है क्या? कर्नाटक भी मेंबर पार्लियामेंट आपके पास इसको मोदी जी आटे को लीटर में नापने वाले लोग हैं बस। औरतों के बलात्कार का दोषी है, और आरोपी, नॉट दोषी नहीं है, आरोपी है। प्रधानमंत्री जी उनको स्टेज पे गले लगाया, उनके लिए वोट मांगे और उनकी तारीफें की। ठीक है, तो क्या मैं आप प्रधानमंत्री पे इल्जाम लगा दूं? कांग्रेस वालों को भी आम आदमी पार्टी का रंग चढ़ गया। राजीव जी, ठीक है। तो एक किसी पार्टी में कोई बंदा गलत होता है, तो पार्टी को दोष देना गलत है। आज भी महीने के अंदर ही चढ़ गया। ठीक है, पार्टी को दोष नहीं देना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है राजीव जी, ठीक है, आपकी बात आ गई सर। रामन चंदी जी का मैं रुख कर लेता हूँ। चंदी साहब, वो कहते हैं कि भ्रष्टाचारी एक साथ है, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, और ये भ्रष्टाचारी एक तरफ ये कहते हैं कि क्योंकि बार बार भ्रष्टाचार जो है उसके साथ जोड़कर जो है आप कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, तो जोड़कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और ये कह दिया कि भ्रष्टाचार देखिए कि दिल्ली में इकट्ठे है, लेकिन पंजाब में आके दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि सीधे तौर पर पंजाब के लोगों को भी जो है वो झूठ बोल रहे हैं सत्ता हथियाने के लिए। जजवीर जी, दो बातें हैं। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के सभी नेता, दो ही बातें हैं कि कांग्रेस जहां पे लड़ रही है वहां आम आदमी पार्टी का वोट कैसे डालेंगे, ये बताइए। जब वो स्टेज से बोलती है तो सबसे पहले वो अपनी अचीवमेंट बोलती है कि मोदी जी की लोकप्रियता भारत देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में है। अगर भाई साहब, फिर इनको भी चाहिए ना, ये बीच में मत बोला करें। तो मैं तो वैसे सालिशता से रहता हूँ, बोलता नहीं किसी की डिबेट में। ठीक है, मैं तो बोलता नहीं किसी की डिबेट में। इन्होंने शुरू किया, 2 बार बोले हैं। नहीं, ये बता दीजिए, केजरीवाल जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे वोट किसको डालोगे आप? वहाँ तो आपका सिंबल ही नहीं है, वहाँ तो कांग्रेस का सिंबल है। बता दीजिए ना, बता दीजिए केजरीवाल साहब किसको वोट डालेंगे? वो तो कांग्रेस को डालना पड़ेगा उनको। अचीवमेंट बताएं लोगों यहाँ पे पंजाब में आके बोलोगे पार्टियों के ऊपर जेल में रहने वाले के सिवाय बीजेपी के पास। चलिए ये बता दीजिए, 2 तारीख को जेल किस लिए जाएंगे केजरीवाल साहब, ये बता दीजिए। बता दीजिए हिंदू क्यों जाएंगे, पाकिस्तान, फिर मंगलसूत्र, बता दीजिए और एक तो भाई साहब, बता दीजिए। दिख रहा है सब देशवासियों को, दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस क्या कर रही है। बीजेपी के नेताओं ने उस मंदिर को बोलने की जरूरत नहीं है। इतनी नफरत ये पैदा लोगों को समझ आ गई है आपकी जो आप चाले चल रहे हैं।
जिस तरह से आज किसान खड़े ठीक है हुए गोसा जी, गोसा जी, ठीक है हिंदू ठीक है भी गोसा जी, ये इसी तरह उनकी बात पूरी बीजेपी होगी। के खिलाफ खड़े होकर और राजीव जी बोल रहे हैं भाई बीजेपी का साहब, विरोध करेंगे। देख लें। नंबर 3, हाँ, मैं एक जुडिशियल सिस्टम की बात करना चाहता हूं। बातें हम रोज करते हैं अपने अचीवमेंट्स की, गवर्नेंस के तौर पर। हमारा जो देश का जुडिशियल सिस्टम है, पहली बात के 10 सालों में हमारे 4 राज्य हैं, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड, जिसके पास अपनी उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट ही नहीं है। वो संसद ने और माननीय हमारे राष्ट्रपति जी ने उसकी परमिशन देनी होती है। नंबर 4, 340 पद जजों के खाली पड़े हैं। देखिए, अपना तो बता इस दीजिए, बातों पर 75,000 ध्यान कर्जा इसलिए क्यों लिया, देना पड़ता है 75,000 करोड़, ये कि तो बता हमारे दीजिए। देश के वो नहीं लोग बोलेंगे। न्याय लेने के लिए वंचित 40,000 करोड़ आपने लेना था करप्शन का, 1,69,000 केस वो तो बता ऐसे दीजिए। पड़े हैं जो 30 अपना एक सालों से सवाल भी पुराने मैंने तो हर लटके सवाल का हुए जवाब हैं। दिया भाई साहब। अगर चांदी जी देश बोल की दीजिए। संसद इन बातों पर भी ध्यान नहीं दे सकती, क्योंकि जहां पर 10 सालों से नहीं, बता मोदी की दीजिए, सरकार विधानसभा चाहती आपके है पास है, आपने कि क्या किया, लोगों को ये तो बता दीजिए। दिनों में कम एक समय काम में बता न्याय दीजिए, मिल छोड़ो। गया, तो चांदी हम जी, एक काम बता राजनीति दीजिए, कैसे जो लोगों के करेंगे? भले के लिए किया हो आप आपने, एक काम पंजाब को किया चेंज तो किया, एक बता का दीजिए। 10वां हिस्सा भी नहीं बता सके। बताओ, एक आपने काम जिस बता तरह दीजिए, से एक काम बता दो। 108 लाख करोड़ बताओ। देश का लूटा, जिस तरह से आपने महल भरे, जिस तरह से 4 तारीख को देख लेना के नाम से आपने भाई साहब। हफ्ता चांदी जी, इसके चांदी जी, 4 तारीख को देख लेना। इंडिया 4 तारीख को दिख जाएगा आपको, सरकार बन क्यों गई नहीं दिखेगा? तो आप देखना, देख लेना आप आप। दिखोगे नहीं, आप डिबेट पे नहीं दिखोगे। 4 तारीख को आप से कह सकता हूँ, अगर घर में आप अपने घर रोगे से तो बाहर ठीक है। निकलोगे कि ये क्या आपको हो गया। पता है कि 4 और मैं तारीख का ये रिजल्ट आपको क्या है। बता वैसे देता तो हूँ, आप 2 यहीं तारीख को ही आपको पता लग आप जाएगा, क्योंकि 2 तारीख को पता है कि आपके अरविंद केजरीवाल जी जेल में चलिए जाएंगे। ठीक आपको है पता सर, है आप दोनों की बात आ गई सर, ठीक है ठीक खत्म है करने वाली ठीक है सर, ठीक है करप्शन करने लगी। गोसा जी, चंदी जी, आप दोनों ठीक है। कोहली जी का रुख कर लेते हैं। कोहली जी अंतिम में क्या कहेंगे? कोहली जी अंतिम में क्या कहेंगे सर? ठीक है, अंतिम में कोहली जी, कोहली जी। देखिए, देखो प्लीज प्लीज दोनों भाई यार, मेरी बारी बात बहुत टाइम ले लिया दोनों ने, मुझे बोलने दो थोड़ा। देखो बात ऐसी है कि आप पार्टी के ऊपर तो आज मुझे लगता है ज्यादा नहीं बोले प्रधानमंत्री। इनकी तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा इनके से ऊपर ज्यादा तवा नहीं। वो बोले ये वोटों के लिए दिन में 10 झूठ बोल सकते, ये तो बहुत कम बोल दिए उन्होंने, ये तो 200 भी बोल देंगे इन्होंने नाल तो लिहाज कर गए। दूसरी बात है मेरी कि देखो, हर पार्टी को अपना काम बता के लेनी चाहिए वोटें, पर बात ये है कि पीछे से जो चलता आ रहा है वैसे ही आगे चला जा रहा है। ये कोई जेडी जो बेशक जो पार्टी जिनके विरुद्ध धरने लगाकर, जिनका भ्रष्टाचार उजागर करके आई सामने, वो आज कह रही है कि पिछली बातों को छोड़ दो, पिछली वो फोर्स का क्या बना, उसका क्या बना। यार आप तो लड़े ही भ्रष्टाचार के उल्ट थे, तो तब निकले थे। अब आप कह रहे हो कि वो छोड़ो के बात अपनी भी रखो, दूसरे के भी दुनिया को पता तो लगना चाहिए। सभी को पता, वैसे जानती है दुनिया, अकेली बातों की राजनीति करने का, लोगों को कमले करने का कोई फायदा नहीं है। तो बाकी ये हंकार झलक रहा है दोनों पार्टियों में कि हम जीतेंगे, तुम नहीं दिखोगे, हम नहीं। पता लोगों का लगेगा जब बक्से खुलेंगे। तो ये चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जब बक्से खुलेंगे तभी जो है दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन जिस तरह से सभी राजनीतिक दल जो है वो अब एड़ी चोटी का जोर लगा रहे ताकि जीत हासिल किया जाए। किसी का 400 पार का नारा है तो किसी का जो है 13-0 का नारा है। लेकिन ऐसे में पंजाब की जनता किसके पक्ष में जाएगी, ये पंजाब के जो है जनता के दिल के अंदर है। लेकिन ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पटियाला में पहुंचे, उनके द्वारा फतेह रैली जो है वो उस पे जो है भाषण दिया गया। केसरी रंग की पगड़ी उन्होंने बांधी थी, जिसको लेकर जो है जितने भी वहां पर लोग पहुंचे उन्होंने बहुत उसकी सराहना की। लेकिन ऐसे में प्रधानमंत्री ने ये बात भी कही कि ये शूरवीरों की धरती है, सिख कौम ने जो है वो बहुत बलिदानियां दी है। तो ऐसे में उनके साथ उनका गहरा रिश्ता भी है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री चाहते हैं कि लोग उनका साथ दें और एक बार फिर से मोदी सरकार बनाई जाए ताकि पंजाब को रंगला पंजाब, विकसित पंजाब बनाया जाए। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।